हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। कुछ टेक्निकल फॉल्ट की वजह से हम अपना वीडियो लेके आ नहीं पा रहे थे। अब टेक्निकल फॉल्ट जो था वो सही हो गया है, तो आज से फिर रेगुलर हम अपना वीडियो लेके आएंगे जीके का। आप हमारे चैनल पे अंत तक बने रहिए। आपके लिए जो आज वीडियो है वो आपका ज़्यादातर प्रश्न ज्योग्राफी से है, ठीक है। और जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रीवियस के परीक्षाओं में आए हुए हैं, तो ये है आज का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे। ये प्रश्न आपका है कि हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, ठीक है। ये प्रश्न है, मूल प्रश्न है कि हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। ऑप्शन है ए एपीजे अब्दुल कलाम, बी एमएस स्वामीनाथन, सीएनआर राव और डी है नॉर्मन बोरलॉग। ये प्रश्न आपका जो स्क्रीन पे दिख रहा है, ये इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, लेखन त्रुटि हुई है। इस प्रश्न में ये आशय नहीं निकल पा रहा है कि भारत के संदर्भ में पूछ रहा है कि विश्व के संदर्भ में, ठीक है। तो अगर ये प्रश्न आपका आ रहा है तो विश्व के संदर्भ में, ठीक है। विश्व हरित क्रांति, विश्व हरित क्रांति के जनक कौन है? नॉर्मन बोरलॉग, नॉर्मन बोरलॉग, ठीक है। ये आपके विश्व हरित कृषि के जो है हरित क्रांति के जनक हैं। और भारत के हरित क्रांति के जनक, हरित क्रांति के जनक कौन है? तो ये आपके हैं एम एस स्वामीनाथन, ठीक है। एम एस स्वामीनाथन जो है ये भारतीय हरित कृषि के जनक हैं। और नॉर्मन बोरलॉग जो हैं विश्व हरित क्रांति के जनक हैं। और हरित क्रांति किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? खाद्यान्न से, ठीक है। खाद्यान्न से संबंधित है हरित क्रांति। और हरित क्रांति जो आपकी है ये अगर देखा जाए तो मूलतः आपका गेहूं के उत्पादन से संबंधित है, ठीक है। किसके उत्पादन से? गेहूं के उत्पादन से संबंधित है। विश्व में सर्वाधिक अगर गेहूं का उत्पादन हुआ है तो विश्व हरित क्रांति के बाद हुआ है। और जो नॉर्मन बोरलॉग हैं ये कहाँ के हैं? अमेरिका के हैं, ठीक है। अमेरिका के क्या हैं? कृषि वैज्ञानिक हैं। इन्होंने विश्व हरित क्रांति को लाया था। कब लाया था? और इन्हें हरित क्रांति लाने के वजह से इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था, ठीक है। नोबेल मिला था, कब मिला था? 1970 ईस्वी में, ठीक है। किसे मिला था? नॉर्मन बोरलॉग को। और एमएस स्वामीनाथन को नोबेल कब मिला? इन्हें मिला है 2024 का, ठीक है। इन्हें 2024 का भारत रत्न मिला है। किसे? आपके स्वामीनाथन को, एमएस स्वामीनाथन को 2024 का भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। और जो आपके नॉर्मन बोरलॉग हैं इन्हें 1970 ईस्वी में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। किसके लिए? विश्व हरित क्रांति के उत्पादन के लिए, या विश्व हरित क्रांति के जनक के रूप में इन्होंने पूरे दुनिया में गेहूं के उत्पादन में एकाएक जो वृद्धि करवाई थी उसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। अगला प्रश्न आपका स्क्रीन पे है। तो इन जो इसमें है, इसमें हमने
जो लेखन त्रुटि है उसकी वजह से हमने दोनों बता दिया कि विश्व हरित क्रांति का जब प्रश्न आएगा तो उसके जनक नॉर्मन बोरलॉग हैं और भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? एम.एस. स्वामीनाथन। ठीक है, अगला प्रश्न आपका ये रहा स्क्रीन पे, न्यूनतम समर्थन मूल्य संबंधित है ए ऑटोमोबाइल उद्योग, बी कृषि उत्पादन, सी पेट्रोलियम उद्योग और डी आयात और निर्यात। ठीक है, तो ये वाला प्रश्न जो आपका है निर्यात, ये है निर्यात। ठीक है, अब इसको न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या होता है? एमएसपी। एमएसपी एमएसपी जो हमारे भारत के किसान मांग कर रहे हैं कि हमको अनाजों पे एमएसपी दिया जाए, वही है आपका न्यूनतम समर्थन मूल्य। इसका कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। ठीक है, ये आपका एमएसपी है। अगला आपका इसमें पूछ रहा है कि किससे संबंधित है, तो आपको पता होना चाहिए जब हमारे यहाँ के किसान मांग रहे हैं तो किससे संबंधित है? कृषि से संबंधित है। ठीक है, कृषि से संबंधित है, कृषि से संबंधित है न्यूनतम समर्थन मूल्य, जिसे एमएसपी कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है स्क्रीन पे ये रहा, मृदा संरक्षण की किस विधि के द्वारा रेत टीलों के निर्माण और रेगिस्तानों के स्थिरीकरण में योगदान मिलता है? ए छायादार कृषि, बी सीढ़ीदार कृषि, सी समोच्च कृषि और डी सूक्ष्म कृषि। तो ये कृषि से प्रश्न है। जो रेगिस्तान क्षेत्र होता है वहां पे जो कृषि की जाती है उसके बारे में पूछ रहा है कि किस प्रकार की कृषि के अंतर्गत वो आता है। तो जो रेगिस्तानी कृषि होती है वहां पे छायादार कृषि के अंतर्गत आता है। इसमें होता क्या है, इसमें जो आपका खेत होता है उसके चारों तरफ पेड़ लगाए जाते हैं ताकि वो पेड़ जो हवा की गति है उसको कम कर दे, जिससे कि खेत के ऊपरी सतह का जो उपजाऊ मिट्टी है वह हवा के वेग से उड़ ना पाए। ठीक है, तो किस प्रकार की कृषि रेगिस्तान में होती है? छायादार कृषि। जो सीढ़ीदार कृषि होती है ये आपके ढालू वाला जो इलाका होता है, पहाड़ी क्षेत्र, वहां पे होती है। समोच्च कृषि, इसी को कंटूर कृषि कहा जाता है। कंटूर कृषि अंग्रेजी है। ठीक है, और ये भी पहाड़ी कृषि का एक भाग होता है। सीढ़ीदार नुमा खेत, जो पहाड़ होता है उस पर सीढ़ी बना बना के पानी रोक करके वहां पे किसानी की जाती है या खेती की जाती है। अगला प्रश्न आपका ये रहा स्क्रीन पे, निम्न विकल्पों में से कौन सा औषध वर्ग संबंधित नहीं है? यानी कि कौन सा औषधि वर्ग से संबंधित नहीं है? चार में से तीन है, एक नहीं है। ए सेडेटिव, बी नार्कोटिक्स, सी कैनबिस और डी स्कीट। तो इसमें जो सही उत्तर आपका डी ऑप्शन है, स्कीट जो है औषधि वर्ग से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न आपका ये रहा स्क्रीन पे, मार्च और जून के बीच उगाई जाने वाली फसलें क्या कहलाती हैं? ए ग्रीष्मकालीन फसलें, बी रेशेदार फसलें, सी खरीफ की फसलें और डी शीतकालीन फसलें। तो आपको यहाँ पे जो दिखाया गया, जो प्रश्न में दिया हुआ है वो मार्च और जून के बीच में कहा जाता है। जिस फसल को मार्च और जून के मध्य जिस फसल को उगाया जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है ग्रीष्मकालीन फसल। ठीक है, या इसी को कहा जाता है जायद फसल। आपको पता होगा कई बार यह प्रश्न आया हुआ है। और जो खरीफ की फसल है ये कब उगाई जाती है? इसकी बुआई जो होती है जून जुलाई में होती है। ठीक है, जून जुलाई में होती है। और जो शीतकालीन या रबी की फसल होती है, ठीक है, रबी की फसल जो होती है इसकी बुआई कब होती है? इसकी बुआई होती है अक्टूबर नवंबर में। कब? अक्टूबर नवंबर में। तो आप समझ गए, ये प्रश्न का पुनरावृत्ति हुआ है, पीछे भी ये प्रश्न आए हुए हैं। ठीक है,
आप देखेंगे खरीफ की फसल जो है, खरीफ की फसल के अंतर्गत कौन कौन सी फसल उगाई जाती है? तो खरीफ की फसल जो उसके अंतर्गत आपका धान है, मक्का है, मूंगफली है, ज्वार है, बाजरा है, कोदो है, ये सब आपका, और क्या, ये सब जो उगाई जाती है ये आपकी खरीफ की फसल के अंतर्गत उगाई जाती हैं। शीतकालीन फसलें जो होती है उसके अंतर्गत गेहूं है, चना है, मटर है, अलसी है, सरसों है, ये सब उगाई जाती हैं। और जो ग्रीष्मकालीन फसलें हैं या जायद की फसल जो है उसके अंतर्गत आप ककड़ी, खीरा, तरबूजा और खरबूजा उगाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आपका ये रहा स्क्रीन पे, उत्तर पूर्वी भारत में झूमिंग खेती को क्या कहा जाता है? ए झूम कृषि, बी मोनोफसल प्रणाली, सी मिश्रित खेती प्रणाली, डी सिंचाई तंत्र। तो आपको पता होना चाहिए कि कृषि, झूम कृषि के बारे में बात हो रही है। तो झूम कृषि कहाँ पे होती है? पहाड़ों पे होती है, और पूर्वी भारत खास करके मेघालय में होती है। कहाँ पे होती है? मेघालय में। ठीक है, मेघालय राज्य में ये खेती होती है, झूम खेती। ठीक है, ऑप्शन ए सही है। और इसे किस नाम से जाना जाता है? इसे नाम से जाना जाता है स्थानांतरित कृषि। नांतरित कृषि, स्थानांतरित कृषि के नाम से भी जाना जाता है। इसको भी आप याद करिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है, ये रहा, इनमें से कौन सा प्राथमिक क्षेत्र नहीं है? ए मत्स्योद्योग, बी मोटर वाहन, सी पशुपालन, डी वानिकी। तो आपको पूछ रहा है कि प्राथमिक क्षेत्र, ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीयक क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र क्या होता है? ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपका अर्थशास्त्र का क्वेश्चन है। जो प्राथमिक क्षेत्र होता है, जो प्राकृतिक से कच्चा माल प्राप्त होता है, जिन वस्तुओं से प्राकृतिक रूप से कच्चा माल प्राप्त होता है, वो आपका प्राथमिक क्षेत्र होता है। ठीक है, प्राकृतिक रूप से कच्चा माल, ठीक है, और ये क्या होता है? कच्चे माल से जो सामग्री बनती है, कच्चे माल से बना उत्पाद। ठीक है, आप समझ गए होंगे कि एक जो होता है प्राकृतिक रूप से, जैसे मान लीजिए अगर हम देखते हैं कि जो आपका मत्स्य उत्पादन है, तो मत्स्य उत्पादन जो आपका वो प्राकृतिक ही है। ठीक है, आपका पशुपालन जो है ये भी प्राकृतिक क्षेत्र से ही संबंधित है, वानिकी भी प्राकृतिक क्षेत्र से संबंधित है। लेकिन जो मोटर वाहन है ये द्वितीय क्षेत्र से है। मोटर का पार्ट आपका जो प्राकृतिक रूप से मिली हुई आपको संसाधन है, उनको कन्वर्ट करके द्वितीय रूप में जब कन्वर्ट किया जाता है तब वो आपका मोटर वाहन होता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो आपका ऑप्शन बी सही है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका रहा स्क्रीन पे, फसलों को नियमित अंतराल पर की जाने वाली पानी की आपूर्ति कहलाती है। यानी कि जो हम खेत में फसल लगाए हैं उसको जब हम पानी की आपूर्ति करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? ए ऑप्शन सिंचाई, बी ऑप्शन बुआई, सी ऑप्शन उर्वरक, डी ऑप्शन जुताई। तो इसका जो सही उत्तर है वो आपका है ऑप्शन ए सिंचाई। यानी कि नियमित अंतराल पे जो पौधों को पानी की आवश्यकता होती है उसे सिंचाई कहा जाता है। बुआई क्या होता है? जब खेत में हम बीज को डाल के उसको जोतते हैं और पाटा मारते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? बुआई कहा जाता है। उर्वरक क्या होता है? जो फसलों को फलीभूत करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए जो न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है, पोषक तत्वों की जरूरत होती है, तो वो उर्वरकों के माध्यम से किया जाता है। और आपका जुताई क्या होता है इसको भी आप जानिए। जुताई क्या है?
जब हम जो परती पड़े खेत को कल्टीवेटर से जोतते हैं, चाहे वो बैल के माध्यम से हो, चाहे वो ट्रैक्टर के माध्यम से हो, तो उसे जुताई कहा जाता है। अगला प्रश्न आपका है, ये है, निम्न में से कौन सी धान्य या अनाज फसल नहीं है? ठीक है, अनाज फसल नहीं है पूछ रहा है, अनाज फसल नहीं है। अब कौन सा है जो अनाज फसल नहीं है? ए ऑप्शन सीसम, बी ऑप्शन गेहूं, सी ऑप्शन बाजरा, डी ऑप्शन मक्का। तो ये तीनों आपके क्या हैं? अनाज हैं। ठीक है, गेहूं आपका है, बाजरा आपका, मक्का आपका, लेकिन सीसम आपका अनाज नहीं है, बल्कि ये क्या है? पेड़ से प्राप्त होता है, या ये एक प्रकार का पेड़ है। अगला प्रश्न आपका ये रहा स्क्रीन पे, देश में दैनिक आधार पर गेहूं, धान और मोटे अनाजों की खरीद के संचालन की रिपोर्टिंग और निगरानी का विकास ... द्वारा किया जाता है। यानी कि जो आपका गेहूं, धान और मोटे अनाज है, उसकी जो खरीदारी होती है वो किसके द्वारा होती है, वही पूछ रहा है। ए ऑप्शन ऑनलाइन खरीद निगरानी प्रणाली, बी ऑप्शन ऑनलाइन सार्वजनिक प्रबंधन प्रणाली, सी ऑप्शन ऑनलाइन सार्वजनिक वितरण प्रणाली, और डी ऑप्शन ऑनलाइन खरीद प्रबंधन। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका है वो ऑप्शन ये सही है, ऑनलाइन खरीद निगरानी प्रणाली के द्वारा गेहूं, धान और मोटे अनाजों की क्या होती है? खरीद के संचालकों की रिपोर्टिंग और निगरानी का विकास होता है। किसके द्वारा? आपके ऑनलाइन खरीद निगरानी प्रणाली के द्वारा। अगला प्रश्न आपका ये रहा स्क्रीन पे, असम में बराक घाटी ... के लिए प्रसिद्ध है। ए धान के उत्पादन के लिए, बी बांस के उद्योग के लिए, सी कुटीर उद्योग के लिए, और डी चाय उत्पादन के लिए। तो असम का जो बराक घाटी है वो चाय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन डी सही है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका ये रहा स्क्रीन पे, भारत में दक्षिण भारत का अन्न भंडार के नाम से किसे जाना जाता है? ए करूर, बी तंजावुर, सी श्रीरंगम, डी तिरुचिरापल्ली। तो जो आपका दक्षिण भारत का अन्न भंडार है वो आपका तंजावुर है, और ये कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। कहाँ पे है? तमिलनाडु में है तंजावुर। ठीक है, दक्षिण भारत का अन्न भंडार इसे कहा जाता है। अगला प्रश्न आपका ये रहा स्क्रीन पे, 1968 में कृषि में हरित क्रांति की प्रभावशाली प्रगति को आधिकारिक तौर पर दर्ज करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पहली फसल है? देखिए, अभी पहला क्वेश्चन जो था उसी से संबंधित ये प्रश्न है, लेकिन घुमा के प्रश्न पूछा हुआ है। ठीक है, ए ऑप्शन मक्का, बी ऑप्शन चावल, सी ऑप्शन रागी, डी ऑप्शन गेहूं। तो कौन सा वो है आपका? वो फसल आपकी है गेहूं की फसल, और यही जो है हरित क्रांति के संदर्भ में हमने कहा था वही पूछ रहा है। हरित क्रांति भारत में कब आई? 1968 में आई। ठीक है, कब आई? 1968 में। और किसके द्वारा लाई गई? तो कौन है वो? एम.एस. स्वामीनाथन। और ये क्या थे? भारतीय कृषि वैज्ञानिक थे। ठीक है, भारतीय कृषि वैज्ञानिक, ये भारत के क्या थे? कृषि वैज्ञानिक थे। इन्होंने क्या लाया? भारत में हरित क्रांति लाई। कब लाई? 1968 में लाया। और इन्हें भारत रत्न कब मिला? भारत रत्न से सम्मानित कब किया गया? 2024 ईस्वी में। ठीक है, इसको भी आप नोट करिएगा। अब आपसे ये प्रश्न हो सकता हो चेंज करके पूछे, अब तक पूछता था कि हरित क्रांति के जनक कौन है भारत के संदर्भ में? एम.एस. स्वामीनाथन। अब ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि वह कौन से कृषि वैज्ञानिक थे जिन्हें जो है हरित क्रांति के लिए नोबेल प्राइज मिला? तो आपके स्वामीनाथन है। कब मिला? 2024 में मिला। ठीक है, अगला वीडियो
उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, कमेंट करना ना भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।